अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 435 का लेसन नंबर 23 कर रहे हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके वीक्स के हिसाब से ये लेक्चर्स बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 23 है क्लाउड आर्किटेक्चर। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताएं जी क्लाउड प्लेटफॉर्म या क्लाउड आर्किटेक्चर की मेन गोल क्या हैं, मेजर गोल्स क्या हैं, तो याद रखें इसके 4 मेजर गोल्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलेबिलिटी, सेकंड है वर्चुअलाइजेशन, थर्ड है एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज रिलायबिलिटी। तो ये 4 आपको याद रखने होंगे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी क्लाउड आर्किटेक्चर हैज़ टू डील विद सर्टेन चैलेंजेस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी क्लाउड आर्किटेक्चर किस चीज़ के साथ डील करता है या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें क्लाउड आर्किटेक्चर कंट्रोल करता है, तो उनमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल कंप्यूटिंग हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि कहा यह क्या कि जब आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्टेब्लिश करते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर। यूज़र फ्रेंडली एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड हमारे पास था कि ये जो होता है ना क्लाउड आर्किटेक्चर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा होता है इसमें। अब जब हम बात करते हैं ये इंश्योर करता है स्केलेबिलिटी को, क्योंकि हमने बात की थी ना क्लाउड के पास स्केलेबिलिटी भी होती है, तो ये स्केलेबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज को इंश्योर कर रहा होता है। ये इम्प्लीमेंट करता है डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म को। अगर फॉर एग्जांपल हैक हो गया आपके कोई कंप्यूटर या आपका कोई फाइल, तो उससे अगर वो क्लाउड पर सेव है तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स वो लेके आएगा आपके सामने जिसकी वजह से आप उसे रिकवर कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होता है क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर। क्लाउड आर्किटेक्चर जो होता है ये यूँ समझ लें कि इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। अब इसे कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है? हम इसमें हार्डवेयर मज़ीद जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे ना मज़ीद हार्डवेयर ये इसी तरह बड़ा होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैनेज हो सकता है। सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर या नेटवर्क जो टेक्नोलॉजीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्लाउड के अंदर मौजूद है। यानी कि क्लाउड ने अपने अंदर इमर्ज कर ली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ को। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो हम सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? वर्चुअलाइजेशन हो गया, मल्टी टेंटेंसी हो गई, वेब एप्लीकेशन होगा, सो हो गया यानी SOA हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, बिलिंग हो गई, डेटा स्टोरेज हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, हार्डवेयर में हमारे पास आता है जी CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क। इनकी जो कनेक्टिविटी होती है ना वो वेब 2.0 तक होती है। ये आपके MCQs में आ जाता है। ये आपके पास एक डायग्राम थी सर्विस कंज्यूमर की, तो ये मैं शॉर्ट लेक्चर्स नहीं दे रही इसलिए हम इस डायग्राम को स्किप कर देते हैं। हम डायरेक्ट अपने हर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। हम जो चीज़ें आपके MCQs में आई, शॉर्ट में आई, लॉन्ग में आई, वो सारी सारी हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारा मॉड्यूल है जी 107 लेयर क्लाउड आर्किटेक्चर। अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं ना तो क्लाउड जो आर्किटेक्चर है ना वो 3 लेयर्स पे ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट होता है। अब वो या डिवाइड होता है। अब वो 3 लेयर्स क्या हैं? सास, पास एंड आयास। अब जब हम बात करते हैं सास की तो ये सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर ये वाला सिस्टम चलता है। पासवेयर जो होता है वो पास जो होता है वो प्लेटफॉर्म सर्विस होता है। आयास जो होता है वो हमारे पास इंटरनेट सर्विस पे काम कर रहा होता है। जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म सर्विसेज की तो याद रखें ये हमेशा डिप्लॉयड होती हैं ओवर VM प्रोविजन थ्रू आयास। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज होती हैं ये VM के ऊपर डिप्लॉय होती हैं। अब ये VM की जो हमारे पास आ रहे होते हैं फंक्शनैलिटी या उसकी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा होता है ना वो आयास हो रहा होता है।
The scope of support from vendor side is highest from SaaS and lowest for IaaS. याद रखिएगा SaaS के ऊपर वेंडर साइड की जो सपोर्ट होती है ना वो काफ़ी हाईएस्ट होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम IaaS की बात करते हैं तो इस पे काफ़ी ज़्यादा ये लोएस्ट फॉर्म में होती है। अब यहाँ में हमें एक टेबल या एक पॉइंट हमें बता दिया गया कि देखिए जी सास पास रायास में हमारे पास मतलब इनकी वर्किंग आ गई। अब वर्किंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती तो इसलिए हम लोगों ने इसे नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल नंबर 108 है विजुअलाइजेशन सपोर्ट एंड डिज़ास्टर रिकवरी। अब अगर डिज़ास्टर अक्कर हो गया तब कैसे रिकवर किया जाएगा इसे, तो आपके लिए डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी होंगी। फेल ओवर, अगर हम बात करते हैं फेल ओवर तो क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम जो होता है ना वो अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जो कंट्रोल है ना ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है टू एन अल्टरनेट डिप्लॉयमेंट अपॉन फेलियर ऑफ प्राइमरी डिप्लॉयमेंट। अब हो कुछ इस तरह होता है ना, अगर आपका एक सिस्टम वो मतलब उसमें फेलियर्स आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो फ़ौरन से अपना ट्रांसफ़र कर देगा अपना कंट्रोल अपने दूसरे हाफ की तरफ, यानी जो हमने उसके लिए अल्टरनेटिव रखा होगा ना उस पर वो ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह हमारी फाइल सेव हो जाएंगी करप्ट होने से। फेल बैक हमारे पास अगला पॉइंट आता है द प्रोसेस ऑफ restoring of the system from alternative to primary deployment and restoration of original state। अब फेल ओवर तो हो गया, अब उसने अपना फौरन से, अगर मैं बहुत सिंपल करूँ लाइक आप अगर आपके पास डबल इंजन है तो अगर एक इंजन उसका ख़त्म वर्क करना छोड़ रहा है तो वो फ़ौरन से ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेगा सेकंड पे। अब जब वो सेकंड पे ट्रांसफ़र हो गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सेकंड से वापस जब हम फर्स्ट पे लाते हैं ना अपने चीज़ों को, तो फर्स्ट को जब हमने ठीक कर लिया वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस सारे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम फेल बैक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता कुछ यूँ है कि हम अल्टरनेटिव से प्राइमरी डिप्लॉयमेंट की तरफ वापस बढ़ रहे होते हैं और हम रिस्टोर कर रहे होते हैं अपनी ओरिजिनल साइट्स को। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि एज कम्पेयर टू अ डेटा डिजास्टर फॉर डेटा स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक टेप्स डेज आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरेशन रिकवरी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी मैग्नेटिक टेप पे अगर आपका डेटा स्टोर हो रहा है तो कितने अरसे में वो रिकवर होगा, तो याद रखें वो हमारे दिन लेगा काफ़ी सारे, जिन पर वो डिपेंड करेगा काम करेगा, उसके बाद वो रिस्टोर या रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें कहते हैं कि रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेटा आईटी रिसोर्सेज इज क्वाइट इजी बाय यूजिंग विजुअलाइजेशन। और देखिए हमारे पास एक डिफिकल्ट वर्क आ गया था ना कि हम लोग डिज़ास्टर हो गया डेटा का, अब डेटा को दोबारा सेव करना है। अब जब वो डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है मैग्नेटिक टेप पर, वहाँ से हम वापस रिकवर कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे डेज लगेंगे, लेकिन विद हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेल ओवर को, अपनी जो रिडक्शन है ना फेल बैक टाइम को, इसे वापस ला सकते, इसे कम कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई कि आप आसानी से फेल ओवर को काबू कर सकते हैं या उसे ओवरकम कर सकते हो। वही बात दोबारा बताई गई कि अपन फेलियर द बैकअप डिप्लॉयमेंट टेक ओवर, यानी कि जैसे ही फेलियर होगा बैकअप डिप्लॉयमेंट फ़ौरन से काम करना शुरू कर देता है। कि क्लाउड की सर्विसेज हैं हमारे पास। द प्राइमरी डिप्लॉयमेंट इज देन रिस्टोर फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट स्नैपशॉट। याद रखिए जब प्राइमरी डिप्लॉयमेंट वापस होगी ना, रिस्टोर होगी ना, तो वो हमेशा मोस्ट रीसेंट स्नैपशॉट से ही होगी। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है ना कि आपने बताना है कि कौन से स्नैपशॉट से आप प्राइमरी डिप्लॉयमेंट को रीस्टोर कर सकते हो, तो याद रखें वो हमेशा मोस्ट रीसेंट स्नैपशॉट से होता है। Virtualization has become the core part of disaster recovery plan of major organizations since last decade। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो virtualization जो है इसने काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की लास्ट डिकेड से, यानी कि कुछ लास्ट डिकेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने कुछ अरसे में इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर ली। हम डेटा रिकवरी के अंदर उसे कोर पॉइंट देते हैं, कोर पार्ट्स देते हैं।
اس کے بعد یہ ماڈیول نمبر 109 ہے کلاؤڈ آرکیٹیکچر ڈیزائن چیلنجز ہمارے پاس آ چکی ہیں. اگر آپ کے پاس سمپل کوشچن آتا ہے نا جی آپ نے کوئی بھی 4 چیلنج بتانے ہیں, آپ پہلے چیلنج لکھ سکتے ہو سروس اویلیبلٹی اینڈ ڈیٹا لاک اینڈ پرابلم. سیکنڈ آپ لکھ سکتے ہو ڈیٹا پرائیویسی اینڈ سیکورٹی کنسرنز. اب جب ہم بات کریں کلاؤڈ کتنے زیادہ فیچرز کی تو ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ تو کافی فرینڈلی ہوتا ہے, فرینڈلی یوزر ہوتا ہے کلاؤڈ اسٹرکچر. اب جب کلاؤڈ آرکیٹیکچر ہمارے پاس اس قسم کی خصوصیات کے بعد آئے گا, پبلک ایریاز میں وہ آئے گا یا اسے پبلک اسیس کرے گی, تو بہت زیادہ مال ویئر اٹیکس کی پریشانی بڑھ جائے گی. یعنی کہ ہیکنگ سوفسٹیکیٹڈ اٹیکس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. آسانی سے دوسرے اسے ہیک کر سکتے ہیں, آپ کی فائل سیف ختم ہو جاتی ہیں ان کے اندر. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی سیفٹی منیمائز ہو جاتی ہے بائی یوزنگ کلاؤڈ آرکیٹیکچر یا کلاؤڈ سروسز. اس کے بعد ہی ہم اگین اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اپنے 110 ماڈیول کے اندر کلاؤڈ اسکیلیبلٹی کو. ڈسٹریبیوٹڈ اسٹوریج اور وائڈ اسپریڈ سافٹ ویئر بگس آتے ہیں. اب جب اتنا زیادہ فرینڈلی کر دیا گیا تو اس میں کافی زیادہ ہمارے پاس نا سافٹ ویئر کے اندر بگس موجود تھے, یعنی کہ بہت ساری خامیاں لیفٹ اوور کر دی گئی. بنایا تو بہترین, بٹ اس میں بہت سارے ایسے ویک پوائنٹ چھوڑ دیے گئے جو آسانی سے ایکسیس ہو سکتے ہیں. اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسک فیچر ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر. اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ڈائنامک اویلیبلٹی آف آئی ٹی ریسورسز ہو رہے ہوتے ہیں, یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. اوپن ورچوئلائزیشن فارمیٹ کو اس میں یوز کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس آتا ہے جی OVF اسٹینڈ فار واٹ, یہ ایک ایبریویشن ہے تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہوگا. ایبریویشن آپ کی کافی ساری آ رہی ہوتی ہیں تو انہیں یاد رکھیے گا. OVF کا مطلب ہوتا ہے اوپن ورچوئلائزیشن فارمیٹ, یعنی کہ اوپن سیکیور ایفیشینٹ پورٹیبل اینڈ ایکسٹینسیبل فارمیٹ فار پیکیجنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف VMS. اب ہم ورچوئل مشین کو جب کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے, دیٹ از اوپن ورچوئلائزیشن فارمیٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ اوپن بھی ہے, سیکیور بھی ہے, ایفیشینٹ بھی ہے, پورٹیبل بھی ہے اور ایکسٹینسیبل فارمیٹ بھی ہے. مطلب آپ کا جو پیکیج آپ نے تیار کیا تھا, آپ کا جو کوڈ آپ نے لکھا وہ سافٹ ویئر کے لیے, وہ سارا کا سارا جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے نا ود ہیلپ آف OVF, تو وہ VMS پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور VMS جو ہوتا ہے وہ ڈپلوائے کیا جاتا ہے سافٹ ویئر پر, یا یوں کہہ لے کہ سافٹ ویئر کو VMS پر ڈپلوائے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. ماڈیول نمبر 111 ہے ہمارے پاس پبلک کلاؤڈ پلیٹ فارم آرکیٹیکچر ایگزامپل. یہ ہمارے پاس ایک پاس کی اور یہ سارا ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم تھا. اس کی ایک ایگزامپل دے دی گئی جو کہ آپ کے پیپر ریلیٹڈ امپورٹنٹ نہیں ہے, سو ہم اسے کر دیتے ہیں اسکیپ. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کریں. بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. گوگل ایپ انجن, اگین آپ کے پاس ایک ایبریویشن آ گئی GAE. GAE اسٹینڈ فار گوگل ایپ انجن. یہ بہت پاپولر پلیٹ فارم ہے کلاؤڈ اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اس میں مختلف ٹیکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں. وہ ٹیکنالوجیز کیا ہیں؟ GFS یعنی گوگل فائل سسٹم. GFS اسٹینڈ فار گوگل فائل سسٹم. اب یہ GFS کا کام کیا ہے؟ دیکھیں GFS جو ہے نا وہ سٹور کرتا ہے لارج والیوم آف ڈیٹا کو. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آتا ہے میپ ریڈیوس. میپ ریڈیوس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو میسیو ڈیٹا ہوتا ہے نا اسے سیو کیا جاتا ہے. اسے یا یوں سمجھ لیں کہ اسے یوز کیا جاتا ہے ایز اے پیرلل جاب ایگزیکیوشن آن میسیو ڈیٹا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چبی. یہ ہمیں اپلیکیشن کو لاک کرنے کے لیے کام آتا ہے. فورتھ پوائنٹ اس کا آتا ہے جی بگ ٹیبل. اب بگ ٹیبل جو ہوتا ہے نا یہ سٹور کرتا ہے سروسز کو جو کہ ایکسیس کرتی ہیں اسٹرکچرڈ ڈیٹا کو. کنزیومر جو ہوتے ہیں نا وہ الاؤ کرتے ہیں مطلب ڈیولپ کرنے کے لیے اپلیکیشن نا ان پاپولر لینگویجز. اگر آپ سے کوئی سناتا ہے جی پاپولر لینگویجز کون کون سی ہیں فار کلاؤڈ آرکیٹیکچر, تو جیوا ہو گئی,
पाइथन हो गए, याद रखिए इसमें C++ आपकी नहीं आती, जावा होती है, पाइथन होता है, गो होती है, PHP होती है। तो यहाँ तक हमारा एक पॉइंट ख़त्म हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ही हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, GAE की। तो हम जब GAE की कंपोनेंट्स की बात करें, यानी गूगल ऐप इंजन के कंपोनेंट्स की अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कंपोनेंट्स है, तो आप उसमें लिखोगे डेटा स्टोर, एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट। अब ये जो एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट है ना, ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी SDK, SDK स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट, बट जब हम लोकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यानी SDK को हम यूज़ करते हैं लोकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद ही हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल। ये हमारे पास आएगा कि ये हमारी हेल्प करता है, ये मैनेज करता है यूज़र एप्लीकेशन को जो कि डेवलपमेंट साइकिल के अंदर आ रही होती हैं। वेब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेस फॉर फ्लेक्सिबल यूज ऑफ स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। अब जब हम आप लोग वहाँ पे जाके कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास MCQs आता है जी फॉर वेब एप्लीकेशन विच सॉफ्टवेयर इज यूज, तो कभी भी वेब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मत कीजिएगा। वेब एप्लीकेशन जो होती है ना, वो एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट पे काम कर रही होती हैं। और ये जो वेब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, ये इंटरफेस करता है फॉर फ्लेक्सिबल यूज ऑफ स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज, यानी कि ये स्टोरेज और नेटवर्क रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अब GAE की एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि गूगल सर्च इंजन होता है इसमें, गूगल डॉक हो गया, गूगल अर्थ हो गया एंड जीमेल। अब ये जो जीमेल आपके पास आप आम यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ GAE के अंदर आता है, एक एप्लीकेशन है GAE की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एब्रीवेशन आती है AWS। AWS इज Amazon वेब सर्विस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज AWS, अच्छा कि आपके MCQs, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपके एब्रीवेशन में आते हैं, बट MCQs आपके एब्रीवेशन के बहुत ज़्यादा आते हैं। सो MCQs के लिहाज से याद रखिएगा, Amazon वेब सर्विस कहलाता है AWS। इसके बाद ही हमारे पास आता है EC2। अब EC2 क्या है, या यूँ समझ लें कि शुरू से अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगी कि Amazon जो है वो सॉफ्ट वेब सर्विस है, या Amazon जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है सॉफ्ट वेब सर्विस एंड IaaS टू द कंज्यूमर, जो कि डेवलपर्स को भी कर रहा होता है, कंज्यूमर को भी कर रहा होता है, ताकि वो क्रिएट कर सके, होस्ट कर सके क्लाउड सर्विस को। अगला हमारे पास आता है कि EC2 स्टैंड फॉर, EC2 इज Amazon Elastic Computing Cloud। हम बात करते हैं Amazon Elastic Computing Cloud की, तो उसका एब्रीवेशन हमारे पास आता है EC2। ये एक वेब सर्विस है जो कि हमें प्रोवाइड करती है VMS पर, यानी वर्चुअल मशीन्स पर हमें होस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब हम किस चीज़ को होस्ट कर सकते हैं, हम क्लाउड एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ EC2 ऑन VMS। इसके बाद ही आपके पास आता है S3। S3 क्या है, S3 इज अ सिंपल स्टोरेज सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाती है ऑब्जेक्ट, या यूँ समझ लें जिसका काम होता है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज सर्विसेज को पे वर्क करे, हमारी हेल्प करे, हमें प्रोवाइड करे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टोरेज सर्विस। अगला हमारे पास है जी इलास्टिक ब्लॉक सर्विस, EBS। इलास्टिक ब्लॉक सर्विस जो होती है कि नाम से जाहिर है कि ये ब्लॉक करती है। अब ये किसे ब्लॉक करती है, कि स्टोरेज इंटरफेस को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद सिंपल क्यू सर्विस है हमारे पास SQS। SQS इज सिंपल क्यू सर्विस, ये प्रोवाइड करती है जी इंटर प्रोसेस मैसेज पासिंग। तो इस तरह हम लोगों ने इस लेक्चर में काफ़ी सारी देख ली एब्रीवेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स का ये बना होगा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।